हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे तुगलक राजवंश के बारे में। ओके, तुगलक राजवंश जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जो कहे कि शासक आए हैं जिन्होंने बहुत सारे काम भी किया है, उनके बारे में बात करेंगे। नहरों का निर्माण, कुएं का निर्माण, सिंचाई विभाग और बहुत सारे करों का निपटारा, ये सब व्यवस्था लेके आए इस तुगलक राजवंश में। तो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ब्रीफ देखते हैं कि कौन कौन से राजा यहाँ पे, कौन कौन से ऐसे शासक हैं जो यहाँ पे बैठे। कुछ पागल राजा भी थे, ठीक है। हालांकि भाग्यवश जिसे हम पागल कह सकते हैं, वरना अगर रणनीति देखें तो बहुत बेहतर रणनीतियाँ थी उनकी। अगर वो सफल हो जाती तो जाहिर सी बात है आज उनको एक सफल राजा के रूप में गिना जाता। लेकिन भाग्यवश उन्हें एक विफल राजा और क्रूर, ठीक है, रक्त पिपासु या किसी और भी नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा पिछले वीडियो में देखा भी था ये कौन है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 में दिल्ली की राजगद्दी पे बैठते हैं। ओके, उसके बाद बैठते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जूना खां या उल्लू खां के नाम से, और यही वो बदनसीब शासक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां, उल्लू खां 1325 ईस्वी में ये राजगद्दी पे बैठते हैं और बहुत तरह तरह के नियम, बहुत तरह तरह की रणनीतियाँ, सिक्के चेंज करना, राजधानी चेंज करना, बहुत सारे काम करते हैं। ओके, अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, हम लोग विस्तार से जानेंगे भी। तो फिरोज तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, मृत्यु 20 मार्च 1351 में सिंध, ठीक है, सिंध के निकट जो थट्टा है उसके पास गोंडाला में हुआ। वही थट्टा में, याद रखिएगा, फिरोज तुगलक 20 मार्च 1351 में थट्टा में इनकी राज्याभिषेक होता है और तत्पश्चात अगस्त में 1351 में दिल्ली में। तो याद देखिए, क्वेश्चन भी पूछता है कि ऐसे कौन सा शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। तो फिरोज तुगलक एक बार थट्टा में होता है और दूसरा दिल्ली में होता है। ओके, इन्होंने बहुत सारा काम किया इसने। फिर फिरोज तुगलक के बाद बैठता है नसरुद्दीन मसूद शाह। नसरुद्दीन महमूद तुगलक 1398 ईस्वी में जब राजगद्दी में बैठता है, उस समय तैमूर लंग बहुत तेजी से इंडिया में फेमस हो रहा होता है, इंडिया को जीत रहा होता है। उसी जीत में इसे भी, इस पे भी आक्रमण करता है और तैमूर लंग दिल्ली को जीत लेता है। तैमूर लंग जीतने के बाद अपने सेनापति खिज्र खां को लौटा के ये वापस चला जाता है और खिज्र खां, ओके, खिज्र खां सैयद वंश की नींव डालता है। ओके, तो ये एक ब्रीफ था। अभी हम लोग विस्तार से जानेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ने क्या क्या किया। तो वीडियो को बने रहिएगा और चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए भाई। बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं, आप सबको पता ही है किस तरीके का आ रहा है। तो देखते रहिए, समझते रहिए, लिखते पढ़ते भी रहिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं आगे। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक यानी तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ओके, तो गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः वापस लौटा देता है। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाने वाला यह प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी किया। इस दुर्ग को हुई 56 कोट के नाम से जानते हैं। बहुत बार पूछा गया कि 56 कोट किसने इस्टेब्लिश किया, किसने स्थापित किया। तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी, यानी षड्यंत्र से उसे मार दिया गया। गयासुद्दीन के बाद उल्गू खां यानी जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी के दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और सबको पता है इसके बारे में, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के साथ सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया है। ओके, यानी इसको पागल कहा गया है एक तरह से। तो मोहम्मद बिन तुगलक की 4 जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसकी वजह से ये एक बेकार सा राजा कहा जाता है या माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके जो भाग्य है वो, तो क्या क्या किया, बहुत बढ़िया था। हालांकि ये नीति अगर वो सफल होती तो बहुत बढ़िया राजा के नाम पे भी जाना जाता है ये। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन इसने किया 1326 से 27 के बीच, दौलताबाद से देवगिरी, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासनम कराचलिन का अभियान, ये सब इसने इस्टेब्लिश किया और ये सभी के सभी फेल हुए।
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थापित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मालिक के समय सम्मान में 2 पोशाक दिया करते थे, एक जाड़े में और दूसरी गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधकों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल खुरासन से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर कर दिया था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। याद रखिएगा, किसने दिया? एडवर्ड थॉमस ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलाई खान एवं ईरान के गंजन खान नामक एक मंगोल शासक ने किया था पहली बार, और आज सभी जगह सांकेतिक मुद्रा का ही प्रयोग चलता है। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्त कर दिया था। इसने क्या किया? दिल्ली की काजी नियुक्त कर दिया। इसे 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेज दिया। ओके, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक विदेशी यात्रियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है और अच्छी खासी जानकारी मिलती है इसके बुक से। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था 2 प्रकार के थे। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता था, पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। ओके, इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य भी वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी सती प्रथा उस समय भी प्रचलित थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नकशबी पहला व्यक्ति था जिसने सांस्कृतिक कथाओं को एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। याद रखिएगा, बहुत फेमस है। तूतीनामा था जिसने एक तोता एक ऐसे विरहणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसकी पति यात्रा पर गया है, और उसके पूरा हिंदी का अनुवाद है इसमें। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधुओं को अपनी दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। याद रखिएगा, प्रभु सूरी नामक जैन साधु को सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोंडाला में हो गई थी। ओके, उसके बाद गोंडाला में ही एक राज्याभिषेक होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। ये भी बहुत बार पूछा गया, विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। और महाराष्ट्र के अलाउद्दीन बहमान शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कर दी। ओके, यानी 2 राज्य, बड़े बड़े राज्य, यानी एक विजयनगर और दूसरा बहमनी राज्य इसी के शासनकाल में इस्टेब्लिश होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सुल्तान का पहला शासक था, यानी सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी बहुत परेशान हुआ ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन, मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों पर कब्र के मकबरे भी बनवाए। ओके, नेक्स्ट फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक की राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ और पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कसीम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। ओके, याद रखिएगा, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 का खराज यानी लगान, खुम यानी लूट, युद्ध में लूटे हुए माल पर जजिया जकात वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक था, मुस्लिम शासक था। याद रखिएगा, फिरोज तुगलक ने नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10वां भाग था, यानी नया कर लगा दिया सिंचाई कर। फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का भी निर्माण करवाया जो बहुत बड़े बड़े हैं। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहपुर, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। ठीक है, जौनपुर मलिक सरवर ने लगाया था, ये एक हिजड़ा था। इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्गान सरिते फिरोज शाही में मिलती है। याद रखिएगा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? सरिते फिरोज शाही में। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। ओके, सल्तनतकालीन सुल्तान में शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में ही था। सबसे ज़्यादा दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदिगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। ओके, याद रहेगा।
इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की। बहुत ही फेमस है फतुहात फिरोज शाही, किसके है तो ये है आत्मकथा इसने फिरोज तुगलक की। इसने जियाउद्दीन बर्नी और शम के सिराज अफीक को अपने संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक ने नगरकोट यानी वर्तमान में कांगड़ा अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय में संस्कृत 1300 ग्रंथ प्राप्त किए। इनमें से कुछ को लगभग 300 फारसी भाषाओं में अनुवाद किया। 300 किताबों को अजीदुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया था इसे। ओके, यानी 300 पुस्तकों को फारसी में अनुवाद कर दिया था। संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवादित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है दलाइल फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। ओके, तो नाम क्या है, दलाइल फिरोज शाही। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गया। फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। याद रखिएगा, किससे की जाती है, जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है इसके मकबरे का निर्माण तुलना। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजा दुर्ग का भी निर्माण करवाया। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने ही किया था, जो विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत भी फिरोज तुगलक ने ही की थी। देवल एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में इस वक्त प्रसिद्ध हो गया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था और इसी समय तैमूरलंग सुल्तान पे 1358 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उसके बाद यहाँ पे इस तैमूरलंग के सेनापति का स्थापना यानी संस्थापक बनेगा और वो होगा सैयद वंश। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक, तुगलक वंश से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।